चलाओ। एक पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या था? कल हमने पढ़ा था कि अगर आपको इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन करना होता है और अगर किसी वजह से फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग इज नॉट प्रैक्टिकल, ये नहीं हो पा रहा, आप फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग नहीं कर पा रहे, ठीक है, राइट, आप अटेंड नहीं कर पा रहे बेसिकली। सो अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग इज इम्प्रैक्टिकेबल ड्यू टू इट्स नेचर और लोकेशन। होता है, बहुत नॉर्मल है, कोई एबनॉर्मल बात नहीं है। कई बार ऐसा होता है, कुछ इन्वेंट्रीज ऐसी होती हैं जो इन्वेंट्रीज को फिजिकली वेरीफाई करना इज लाइक नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, ठीक है, डेंजरस नेचर की इन्वेंट्री है या फिर सर्कमस्टांसेस ऐसी हैं कि आप वहाँ नहीं जा सकते। तो उस केस में हम लोगों के पास एक ही तरीका बचता है, ऑल्टरनेट। कल हम लोगों ने ऑल दो के बारे में बोला था कि आप ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे, ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, वैसे तो पिछली क्लास में अपनी बात हो गई थी, क्या मैं इसको पूरा दोबारा से हैंड रिटन करके बनाऊं क्या? मतलब वो हाथ से पूरा लिख के, मतलब ये हैंड रिटन ही है और ये वही चार्ट है जो मैं बनाऊंगा। अगर आप बोलेंगे तो मैं दोबारा ये चार्ट बना देता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वो टाइम जो लगेगा फिर आप उसके लिए थोड़ा सा रेडी रहिएगा, टाइम बहुत एक्सेसिवली लगेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरा दोबारा से बनाऊं तो ये नोट्स फिर हम देना आगे से बंद करेंगे और हाथ से लिखें। मेरे हिसाब से उसका कोई सेंस निकलता नहीं, राइट। ये ऑलरेडी हैंड रिटन है, यही चार्ट मैं बनाने वाला हूँ। इफ़ यू वांट मी, वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, लगभग 2 टाइम्स एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। और ऐसा नहीं है कि आपके मन में ये अगर आ रहा हो कहीं कि मैं हमारे ही बैच में ऐसा कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, मैंने सब बैच में ऐसे ही पढ़ाया है। अगर आप चाहें तो पीछे के बैचेस से कंफर्म कर सकते हैं, क्रॉस वेरीफाई करना चाहें या क्रॉस कंफर्मेशन तो आप कर सकते हो, पर मुझे उसका कोई रेलेवेंस लगता नहीं। मैंने हर बैच में, यहाँ नहीं, सब जगह हम डायरेक्टली इससे पढ़ते हैं। अगर आपको इससे कोई इनकन्वीनियंस लगता हो तो आप बता दीजिए कि सर वो जहाँ पे कोई टॉपिक टिपिकल आएगा वो मैं अपने आप समझा दूंगा, बट ये सीधा सीधा ही लिखा हुआ है। अच्छा कितना क्यों बताएं मुझे जल्दी से, मुझे क्या करना है? क्या मैं दोबारा लिख के समझाऊं? इससे कंटिन्यू करें, गुड। सो वी विल परफॉर्म ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर। अब देखो ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर क्या होता है। ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर का मतलब ये नहीं है कि हम लोग फिजिकल वेरिफिकेशन का दूसरा तरीका निकालेंगे। फिजिकल वेरिफिकेशन का कोई दूसरा तरीका नहीं होता। फिजिकल वेरिफिकेशन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें डॉक्यूमेंट्स पे जाना पड़ेगा। लेकिन डॉक्यूमेंट्स पे हम वैसे भी जाते हैं, पर अभी हम डॉक्यूमेंट्स पे जाते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन करके। जो हमने क्वांटिटी कैलकुलेट करी या जो हमने देखी उसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए हम लोग रिकॉर्ड्स पे जाते हैं। अब हमारे पास रिकॉर्ड्स ही है, रिकॉर्ड्स के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन हमारे पास अब नहीं है, तो हमें रिकॉर्ड्स वो थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल क्रॉस कनेक्शन सेट करना पड़ेगा। क्रॉस कनेक्शन मतलब परचेज के रिकॉर्ड्स चेक करने पड़ेंगे। पहले हम क्या करते, फिजिकल वेरीफाई करा, क्वांटिटी चेक कर ली, पता चल गया क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है, वैल्यू तो इंपॉर्टेंट है भी नहीं, ये कल हमने पढ़ा ही था। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, सीधा स्टॉक रिकॉर्ड उठा लेते हैं। स्टॉक रिकॉर्ड कौन से? हम अभी कॉस्टिंग में एक टॉपिक पढ़ रहे मटेरियल वाला, उसमें मैंने आपको जो हमारी कल की क्लास थी, मतलब परसों की, उसमें मैंने एक प्रोसेस समझाया था आपको। मटेरियल का ऑर्डर प्लेस करते हैं, प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल, फिर उसके बाद में रिसीप्ट ऑफ मटेरियल होता है, फिर रिसीप्ट ऑफ मटेरियल का वैल्यूएशन करते हैं, फिर उसके बाद में स्टोर्स लेजर और स्टोर्स रिकॉर्ड हम मेंटेन करते हैं। याद आया एक पॉइंट? तो जो मैंने कहा था कंप्लीटली थ्योरेटिकल है, बिन कार्ड्स, राइट एंड ऑल। उसके बाद हमारा 5वां टॉपिक था स्टॉक कंट्रोल, जिसपे हम ये सारे ऑर्डर्स पढ़ रहे हैं। वो जो चौथे नंबर वाला है ना, उसको बोलते हैं स्टॉक रिकॉर्ड्स। स्टॉक रिकॉर्ड का क्या मतलब होता है? स्टॉक रिकॉर्ड का मतलब है कि आपने उन रिकॉर्ड्स को मेंटेन करा है जिनमें स्टोर का रिकॉर्ड, फीफो लीफो पढ़ा होगा आप लोगों ने बचपन में कभी, फीफो लीफो। वो फीफो लीफो क्या है? वो स्टॉक रिकॉर्ड ही तो है। इतना इनपुट, उसमें से इतना आउट हुआ, इतना बैलेंस, वो स्टॉक रिकॉर्ड। तो अभी हम क्या करते थे, फिजिकली वेरीफाई करके सीधा स्टॉक रिकॉर्ड उठा लेते थे और स्टॉक रिकॉर्ड से क्रॉस वेरीफाई कर लेते थे, क्वांटिटी पता चल जाती थी। परपेचुअल रिकॉर्ड बोलते हैं बेसिकली उनको। अब हमारे पास फिजिकल वेरिफिकेशन तो हो नहीं रहा, तो अभी हमारी मजबूरी में क्या करना पड़ेगा, फालतू चीजें चेक करनी पड़ेगी। फालतू चीजें मतलब जैसे परचेज के रिकॉर्ड्स, राइट, सेल्स के रिकॉर्ड्स और वेस्टेजेस के रिकॉर्ड्स कोई हैं, राइट, कंजम्पशन के रिकॉर्ड्स। इन रिकॉर्ड्स के अंदर घुस के हमें चेक करना पड़ेगा कि स्टॉक कितना होगा। दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर। आप अभी एग्जाम्पल में देखिए कि ये ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर inspection of documents of subsequent documents, focus on the word, inspection of document of purchase to the inventory count, इसे भी चेक करो, सेल के चेक करो, परचेस के चेक करो, वेस्टेजेस के जो भी रिकॉर्ड चेक करने करो। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं होता। ऐसा नहीं है कि ये 2 ही रिकॉर्ड है, ये तो हमने वैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिखे हैं। आपको ही डिसाइड करना है कि कौन कौन से रिकॉर्ड चेक करना है। यू कैन चेक द रिकॉर्ड्स ऑफ परचेस, सेल्स,
सब्सिक्वेंट सेल का मतलब होता है 31 मार्च के बाद जो सेल करी उसके रिकॉर्ड क्यों चेक करो, उसके रिकॉर्ड को चेक करने का एक फायदा होता है, एक फीफो मेथड के अकॉर्डिंग पहले कौन सा माल बिकेगा, जो बचा, यानी जो पहले है, पहले कौन सा है, 1 अप्रैल को पहला वाला माल कौन सा है, जो ओपनिंग वाला है। तो आपने जो बाद में माल बेचा उसमें तो पहले ओपनिंग वाला बिका होगा ना, तो जो बिका, जो ओपनिंग था वही तो पिछले साल क्लोजिंग रहा होगा। ये इस तरीके से हम लोग ना क्रॉस, मतलब वो ना हवा में तीर मारना है, फिजिकल वेरिफिकेशन तो हो नहीं रहा, तो कुछ भी रिकॉर्ड उठाना पड़ेगा। सो इट कुड बी द रिकॉर्ड ऑफ सेल, इट कुड बी द रिकॉर्ड ऑफ परचेज, इट कुड बी द रिकॉर्ड ऑफ सब्सिक्वेंट सेल। ये वेरीफाई करने को बोला जाता है ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसेस। पर्पस वही है, ऑप्टिक अबाउट कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री, पर्पस। हाँ, उससे तो देखो ना ऊपर, आपको अगर याद ना हो तो ऊपर हम देखते हैं कहां लिखा था हमने, इस स्टैंडर्ड में हमारा ऑब्जेक्टिव ही क्या है, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस अबाउट। तो बस फिजिकल वेरिफिकेशन से नहीं आ रहा, इसीलिए हम लोगों को वही काम डॉक्यूमेंट से करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा यार, कोई इलाज नहीं है। एंड इफ नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म, ये भी ना हो पाए, दिस इज द रेयरेस्ट सर्कमस्टांसेस। संदीप भैया ध्यान दीजिएगा जरा, दिस इज द रेयरेस्ट सर्कमस्टांसेस, रेयरेस्ट मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, यू माइट नॉट एनकाउंटर दिस इन योर लाइफ, राइट, कभी नहीं आता ये, हम यहां लिखते नहीं है, ये तो मैंने एवं ही लिख दिया, आप घबराओ मत, इस पर कोई सवाल नहीं पूछने वाला। इंस्टीट्यूट के पिछले 40 सालों के इतिहास में इस पर कोई सवाल नहीं पूछा, बनता ही नहीं है, क्योंकि ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अभी क्यों नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल इसीलिए क्योंकि कोई भी एंटिटी में इन्वेंट्री का रिकॉर्ड ना हो, मान लिया परचेज का भी रिकॉर्ड नहीं है, सेल्स का भी रिकॉर्ड नहीं है, ये फिर फ्रॉड होता है। और या फिर कब होगा ऐसा, व्हेन ऑल रिकॉर्ड्स आर डिस्ट्रॉयड, फायर, तो उसमें ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि यार इन्वेंट्री के रिकॉर्ड जल के हो गए राख, ये तो पॉसिबल ही नहीं, इसीलिए दिस इज लाइक इम्पॉसिबल। और इस केस में हम क्या करते हैं, मॉडिफाई द ओपिनियन, ये हमने सिर्फ एवं ही जुगाड़ करके लिख दिया, हमारा कोई इसमें यूज नहीं है, क्योंकि ये आपको पता ही नहीं है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन, हाउ टू मॉडिफाई द ओपिनियन, ये सब चैप्टर नंबर 8 में आने वाला है, ठीक है। तो वहां हम पढ़ेंगे मॉडिफाई कैसे करते हैं, क्वालिफाइड नेगेटिव, यहां कोई ज्यादा इसका सेंस नहीं है, बस ज्यादा दिमाग मत लगाना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। However, in no case for the inconvenience of auditor. Now, this is the most important. Now, this is the point where you could ask a practical question, case study. ठीक है, इस संदीप भैया ध्यान दीजिएगा जरा, इस तरह के टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं जहां पर हमारा पॉसिबल क्वेश्चन बनता है, ठीक है। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन नहीं बनाना होता है बेटा, पॉसिबल क्वेश्चन बनाना होता है। व्हाट इज द डिफरेंस इन हाइपोथेटिकल क्वेश्चन एंड पोटेंशियल क्वेश्चन? पोटेंशियल मतलब विच इज पॉसिबल टू हैव, हाइपोथेटिकल वो होता है कि सर अगर कुछ भी बना दिया तो, फॉर एग्जाम्पल सर अगर उसने ये पूछ लिया कि एंटिटी की इन्वेंट्री है ही नहीं और फिर भी उसने बेचा, हम क्या चेक करेंगे? नाउ दिस इज अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, दिस इज नॉट इम्पॉसिबल, राइट। अच्छा, दूसरी बात, आंसर गलत होना और इम्पॉसिबल क्वेश्चन होना दो अलग अलग बातें होती हैं। इंस्टीट्यूट ने जो कॉस्टिंग के आंसर दिए थे ना, आज संदीप भैया ने एक सवाल पूछा था, मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बेसिकली सेट अगर वो स्क्वायर रूट का रिवर्स आ जाए तो क्या होगा? पिछले 40 सालों में तो पूछा नहीं इंस्टीट्यूट ने कभी, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, इट इज अ मैथमेटिकल क्वेश्चन, दे कुड आस्क इट इन द फाउंडेशन मैथमेटिक्स बट नॉट इन कॉस्टिंग, क्योंकि उसका कॉस्टिंग से कोई रेलेवेंस ही नहीं निकलता। पॉइंट नंबर 2, एग्जाम में जो क्वेश्चन आया वो क्वेश्चन गलत नहीं था, आई सेड आंसर गलत था। मैंने कल आपको बोला था कि जो एक्चुअल आंसर है वो ऑप्शंस में से है ही नहीं। देयर वाज नो इंसिडेंट और केस एवर फाउंड इन ICAI हिस्ट्री वेयर दे हैव गिवन इम्पॉसिबल क्वेश्चन। ये नहीं होता कभी भी, घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है अगर बीकॉम का पेपर होता तो ये हो सकता था, कॉस्टिंग के पेपर में अकाउंट्स का पेपर आ गया, बट इतना हाइपोथेटिकल थोड़ी ना होता है यार, तो इतना ज्यादा लोड लेना नहीं है उसके लिए, ठीक है। अभी देखो एक चीज क्या बोल रहा है केस स्टडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? देखो, एक टर्म होता है टाइम, एक टर्म होता है कॉस्ट। हमारे लिए दोनों सेम है, फॉर एन ऑडिटर ये दोनों सेम है, ठीक है, क्योंकि हमारा टाइम ही हमारी कॉस्ट है और तो कोई रिसोर्स हमारा होता नहीं ना। अब कोई भी, हर आदमी चाहता है कि उसका टाइम और रिसोर्स बचे, हर आदमी एक कैलकुलेशन करता है ना, कि कोई काम करने में जितना रेवेन्यू अपने को मिल रहा है, जितना अपन कमा रहे हैं, उसके बदले में जो कॉस्ट अपनी लगे वो कम हो, है ना। अब ऑडिटर भी कई बार क्या करता है, ये हो सकता है जस्ट टू सेव हिज टाइम और जस्ट टू बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टाइम, ये पॉसिबल है कि वो शायद अपना टाइम बचाने के लिए किसी स्टॉक के रिकॉर्ड को चेक ही ना करे, क्योंकि उसे ऐसा लगे कि यार टाइम ज़्यादा लग रहा है या खर्चा ज़्यादा होगा। खर्चा इन द सेंस, हमारे केस में टाइम ही हमारा खर्चा है, बाकी तो आने जाने का पैसा तो क्लाइंट देगा, वो तो कोई मुद्दा ही नहीं,
ठीक है। आप इस स्टैंडर्ड की सबसे पहली लाइन याद कीजिए जिसपे मैंने सबसे ज्यादा आपको फोकस करवाया था और मैंने कहा था ये हर लेक्चर में हर स्टैंडर्ड में आएगा। क्या? इफ अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री इज मटेरियल। हम पहले ही इस बात को बोल चुके हैं कि अगर इन्वेंट्री छोटी मोटी है, ज्यादा वैल्यू की नहीं है, तो हम वैसे ही उसको एग्जामिन नहीं करते। हम भी पागल थोड़ी ना यार, हमारे पास तो वैसे ही टाइम कम है, हमको तो वैसे ही सैंपलिंग करनी है। तो अगर छोटी मोटी इन्वेंट्री होती, राइट, तो हम लोग वैसे भी उसको एग्जामिन नहीं कर रहे होते। तो वैसे तो ये होना ही नहीं चाहिए, और इसीलिए इन्होंने क्या लिखा, इन नो केस जस्ट फॉर इनकन्वीनियंस। इनकन्वीनियंस और इम्पॉसिबल में फर्क होता है बेटा। ऊपर आपने जो केस पढ़ा वो क्या था, इम्पॉसिबल या इम्प्रैक्टिकल, यानी मैं नहीं करना चाहता, ऐसा नहीं था, मैं कर नहीं पा रहा क्योंकि सर्कमस्टेंसेस। ये इनकन्वीनियंस मतलब असुविधा, आपको जाने में दिक्कत हो रही है क्योंकि फैक्ट्री ऑफशोर लोकेशन पर है, आपको जाने में आपने कभी बिना एयर कंडीशन के ट्रैवल नहीं करा, आप बिना किसी बड़े होटल के आप रुकते नहीं हो, आप शायद किसी इनकन्वीनियंट जगह पे जाते नहीं हो, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपने बोला कि नहीं नहीं सर मैं तो नहीं जाऊंगा इन्वेंट्री चेक करने, वहां बहुत गर्मी होती है। ये कोई बात थोड़ी ना होती है यार, सर वहां जाएंगे पूरा दिन खराब होगा, होगा तो होगा, ये आपका काम है। सो जस्ट बिकॉज ऑफ इनकन्वीनियंस, अटेंडेंस नॉट अटेंडिंग फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग because of matter of difficulty or time or cost involved is not in itself a valid basis for auditor to omit मतलब छोड़ देना the audit procedure। आपको inconvenience हो रहा है, आपको टाइम ज्यादा लग रहा है, आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा है, ये कोई रीजन नहीं है ये बोलने का कि मैं तो इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करूंगा। क्या आप खुद सोचिए ये वैलिड रीजन हो सकता है क्या? ये आपका काम है। मैंने कल ही आपको एक बात कही थी कि अगर इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन करो तो इस बात के लिए तैयार है ना, धूल मिट्टी के सने में बाहर आओगे, बोला था ना कल, ये हमारा काम है भाई। अभी तुम्हारा चेहरा खराब हो रहा है, तुम्हारा कपड़े खराब हो रहे हैं, इसलिए रेडी रहो, चढ़ना पड़ता है, करते हैं, सब करते हैं, हमने भी करा है, आप भी करेंगे अपनी आर्टिकलशिप में, प्रैक्टिस में जाएंगे तो करेंगे। केमिकल फैक्ट्री में जाना पड़ता है, आगरा में एक कंपनी थी आरटीजी, वो ट्रांसफार्मर बनाती है, ट्रांसफार्मर जो लगे होते हैं उन ट्रांसफार्मर में बहुत सारा ऑयल डलता है, तो जिस जगह वो बन रहे होते हैं वहां ऑयल ही ऑयल होता है। आप 15 मिनट वहां पर रुक लो, आपको 15 मिनट बाद ही अपने कपड़ों पे जगह जगह ऐसा चिपचिपा सा महसूस होने लग जाएगा। अब होगा क्या कर सकते हो, वहां पे 8 घंटे तक स्टॉक वेरिफिकेशन करना पड़ता है, नॉर्मल है, पार्ट्स होते हैं बहुत सारे, करना ही पड़ेगा यार। अब मैं ये कहूं कि नहीं यार तो इनकन्वीनियंट हो रहा है मेरे लिए बिकॉज मेरा टाइम ज्यादा लग रहा है, मुझे डिफिकल्टी हो रही है, मेरी कॉस्ट ज्यादा लग रही है, नाउ दिस कुड नॉट बी अ बेसिस। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। अगर कभी कभी ऐसा होता है इसमें और इस चीज में बच्चे डिफरेंस ही नहीं कर पाते, राइट। इफ इट इज अबाउट इनकन्वीनियंस, ऑडिटर्स अप्रोच इज रॉन्ग। इफ इट इज इम्प्रैक्टिकेबल और इम्पॉसिबल, ऑडिटर्स अप्रोच इज राइट, राइट। तो वो क्वेश्चन में लिखेगा, जजमेंट आपका रहेगा, सिचुएशन वो लिखेगा, जजमेंट आपको लगाना है, इट इज इम्प्रैक्टिकल और इम्पॉसिबल और या फिर इनकन्वीनियंट। आप अभी अगर चाहे तो क्या कर सकते हैं, अभी आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कोई एग्जाम्पल, कोई इंसिडेंट लेके कि सर अगर ऐसा हो तो क्या होगा, ये आप मुझसे, क्या हो गया, हट क्यों नहीं रहा, चलो कोई नहीं। अभी आपको अगर मन में कोई आ रहा हो कि सर ये हो जाए तो क्या होगा, ये पूछना होता है बेटा, इसको बोलते हैं पोटेंशियल, ठीक है। अब पूछ कि सर ये सिचुएशन आ जाए तो हम क्या लिख कर आए। अगर तुम्हारे दिमाग में कोई इस समय आ रहा हो कि सर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, वो पूछो। अरे जो तुम्हारे आसपास घटनाएं होती हैं या पिछले 2-5 सालों में घटनाएं हुई हैं, उनमें से किसी घटना को जोड़ के पूछ लो कि सर वो घटना हो जाए तो क्या करें। किसका एक्सीडेंट, किसका हुआ है? अरे किसका हुआ है बेटा, एंटिटी का, मैनेजमेंट का, ऑडिटर का, किसका एक्सीडेंट किसका हुआ? उस पर ऐसे बोलना तो ऑडिटर का एक्सीडेंट हुआ, वही तो इंपॉर्टेंट है। तो उस केस में अभी नहीं कर पाओगे, 10 दिन बाद कर लेंगे, यही तो होगा। आज नहीं हो पाए, इम्पॉसिबल नहीं हुआ ना, डिले ही तो होगा, दोनों में फर्क है। इम्पॉसिबल का तो मतलब कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो अगर आज ऑडिटर का एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा, तो बेचारा कभी तो सही होगा, तो जब सही होगा तब कर लेंगे। वो इम्प्रैक्टिकल या इम्पॉसिबल सिचुएशन नहीं है। और क्या कर सकते हो, अगर आपका कोई पार्टनर है तो उसको भेज सकते हो, आपके आर्टिकल को भेज सकते हो, उसको हम एक प्रैक्टिकल नहीं बोल सकते, इम्पॉसिबल नहीं बोल सकते, राइट। तो इस वाले केस में आप क्या लिख कर आएंगे कि इन दैट केस मैनेजमेंट, ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट टू मैनेजमेंट टू पोस्टपोन द प्रोसीजर ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन। और ऑडिटर में ऑल्टरनेटिवली
सेंड समवन एल्स लाइक हिज पार्टनर एन एम्प्लॉय टू डू, वहां ये नहीं लिख कर आना चाहिए कि इट इज इम्पॉसिबल। अच्छा, और क्या हो सकता है? और ये हो सकता है कि ऑडिटर का एक्सीडेंट हुआ, ऑडिटर खत्म है जी, नहीं, दोनों सिचुएशन अलग अलग है। अब फिर आप वापस वहीं पर अटक गए कि सर अब इम्पॉसिबल है, हर बात में इम्पॉसिबल मान ही लोगे तो फिर कैसे होगा? पहले ऑल्टरनेट तो ढूंढो। पहले तो आप ये सोचो अगर ऑडिटर खत्म हो गया तो इन्वेंट्री फिजिकल वेरिफिकेशन तो नहीं कर पाएगा, तो बाकी ऑडिट कौन करेगा? ये भी तो मुद्दा है कि बाकी ऑडिट में और भी तो चीजें बाकी होंगी, तो कोई ना कोई तो आएगा ना, समवन एल्स विल बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर, तो वो करेगा फिर फिजिकल वेरिफिकेशन, क्योंकि वहां पे खाली इन्वेंट्री का ही मुद्दा थोड़ी ना है, वहां तो पूरी ऑडिट का मुद्दा है। और क्या हो सकता है? कोरोना आ गया सर, ये पूछना था, तुमने एग्जाम्पल तो बनाया, अच्छा करा, लेकिन और थोड़ा सा मैंने बोला भी था ना, पास्ट घटनाओं को देख के ही बना लो। कोरोना आ गया, लंबा टाइम हो गया, पता नहीं लॉकडाउन कब बंद होगा, ऑडिट रिपोर्ट देनी है, हम कब तक वेट करें? इन दैट केस वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, नहीं कर सकते फिजिकल वेरिफिकेशन। भाई लिख के दे देंगे ऑडिट रिपोर्ट में, क्या आफत आ रही है? अरे कोरोना कोई ऐसा थोड़ी ना है कि मेरे ही घर आया है, पूरी दुनिया में आया है, तो रिपोर्ट में लिखो ना ड्यू टू द अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस। फॉर एग्जाम्पल आपको कोरोना है तो उसका नाम लिख देंगे, है ना, ड्यू टू द पैंडेमिक इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द ऑडिटर टू, लिखा 90% ऑडिटर्स ने ऑडिट रिपोर्ट में लिखा है। 2020 की 20-21 की ऑडिट रिपोर्ट उठा, मतलब 19-20 जो फाइनेंशियल ईयर रहा उसकी ऑडिट रिपोर्ट आप उठाकर देख लो, किसी भी एंटिटी को उठाकर देख लो, उन्होंने लिखा ऑडिटर्स ने, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं था, किसी को नहीं पता सारा लॉकडाउन 21 दिन से फिर 21 दिन और फिर 7 दिन और फिर 7 दिन और फिर उसमें भी वो माँ, कौन मरने जाएगा भाई? कौन मरने जाएगा मुझे बताओ? है ऐसे थोड़ी ना एंटिटी का स्टॉक इज मोर इंपॉर्टेंट देन आवर लाइफ, तो नहीं जाते। और क्या हो सकता है? केमिकल फैक्ट्री है, डेंजरस है, बॉयलर्स बनते हैं जहां पे बॉयलर समझते हो, बॉयलर वो चीजें जो उबालने के काम में आता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में उसमें बॉयलर बनते हैं। बॉयलर का मेल्टिंग टेम्परेचर होता है 570 डिग्री मेल्टिंग टेम्परेचर, उसके ऊपर बॉयलर बनता है, क्योंकि बॉयलर खुद क्या काम में आएगा? उबालने के, और उसमें उबलेगा 200 डिग्री सेल्सियस पर, तो बॉयलर खुद इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो 200 डिग्री का टेम्परेचर झेल सके। 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का मतलब समझते हो आप? उसके अगर 300 मीटर की अगर आप परिधि में भी हैं तो भी आपको हीट फील होने लग जाएगी, वहां तक तो जाना पॉसिबल ही नहीं है। सीमेंट फैक्ट्री, अभी थोड़े दिनों पहले सीमेंट फैक्ट्री, श्री सीमेंट है, उसकी फैक्ट्री में क्या हुआ, उसका जो है ना कंप्रेशन पाइप होता है वो फट गया, और उसके फटने से क्या हुआ, उस कंप्रेशन पाइप से करीब 300-250 मीटर दूरी पे लिफ्ट थी, उस लिफ्ट में 4 मजदूर थे, वो कंप्रेशन पाइप फटा और लिफ्ट गल गई। आप हमसे ये एक्सपेक्ट करते हो कि वो तो जबकि टेक्निकली क्वालिफाइड लोग होंगे, उनको तो ये सारे रिस्क पता होगा, उन्होंने तो सब सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो करा होगा, आप मुझसे ही एक्सपेक्ट करोगे एज एन ऑडिटर में वहां चला जाओ? नहीं जा सकते भाई, लिख दो साफ ऑडिट रिपोर्ट में, दिस इज कॉल्ड अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस इम्प्रैक्टिकल ड्यू टू द डेंजरस नेचर ऑफ प्रोसेस ऑफ इन्वेंट्री प्रिपरेशन और इन्वेंट्री मैन्युफैक्चरिंग। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू वेरीफाई द स्टॉक, हेंस वी रिलाइड ऑन दिस। ये वैलिड कंटेंशन है, ये वैलिड कंटेंशन होता है ऑडिट रिपोर्ट में, इसमें कोई डरने शर्माने घबराने की बात नहीं, आप बिल्कुल लिख करो, पर इट शुड बी वैलिड रीजन। आपने कहा मुझे सीमेंट से थोड़ी एलर्जी है, सीमेंट की स्मेल से मुझे एलर्जी है, मैं नहीं जा सकता, इसीलिए मैंने बने बनाए सीमेंट के कट्टों का फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करा। स्टूपिड रीजन, नॉट एक्सेप्टेबल। तू मत जा भाई, तेरे आर्टिकल को भेज दें, तो कोई तो गए तुम्हारी पूरी फर्म को ही एलर्जी है, ऐसा हो सकता है क्या बताओ? इस रीजन को कोई कैसे एक्सेप्ट करेगा? ये कहलाते हैं वो वाले रीजन, कौन से वाले? ये वाले, राइट, इनकन्वीनियंस। ठीक है, चलें आगे। कोई और डाउट पूछना है किसी को? गुड, अभी आओ आगे, ये हैंग ही हो गया शायद। इफ इन्वेंट्री इज अंडर द कस्टडी ऑफ, अपने आप में सेपरेट एक क्वेश्चन डिजर्व करता है, बट अब नहीं करता। एक जमाना था जब इसके ऊपर काफी क्वेश्चन बना करते थे, अब नहीं बनता। लेकिन अब कभी इंस्टीट्यूट के किसी एग्जामिनर का मूड बन जाए, नहीं मूड बन गया तो पुराना उठाकर देख लिया, तो वरना अभी के ट्रेंड के हिसाब से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बट आपको पढ़ के जाना है, छोड़ के जाने के लिए नहीं बोल रहा हूं। क्या बोल रहा है? इफ इन्वेंट्री इज अंडर द कस्टडी एंड कंट्रोल ऑफ थर्ड पार्टी, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी आप लगाओगे ना तो भी आपको ये पूरा आएगा, थोड़ा कॉमन सेंस। थर्ड पार्टी, पहला इंपॉर्टेंट कि थर्ड पार्टी के कस्टडी में इन्वेंट्री होगा, इसका क्या मतलब? लाइक हम कौन सा ऐसा केस की बात कर रहे हैं जहां हमारी इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास होगी? इज इट लाइक बायर? नहीं, बायर के पास इन्वेंट्री नहीं होती, क्योंकि बायर के पास इन्वेंट्री तो बायर की हो गई, फिर वो आपकी कहाँ रही? एजेंट के पास हो सकता है, वेरी गुड, और कंसाइनी के पास हो सकता है, वेरी गुड, और एक मिनट, हाँ
वेयर हाउस रेंट पे, तो वो तो हमारा ही हुआ ना वेयर हाउस, तो रेंट पे हमने जगह ही तो ले रखी है, वो तो हमारा ही हुआ ना। हाँ, किस पे? अप्रूवल बेसिस पे, वेरी गुड। और 3 हो गए, कंसाइनी, एजेंट। कंसाइनी एंड एजेंट तो ऑलमोस्ट एक ही सी बात है, हम अलग अलग ले लेते हैं बट बाकी वो मोटा मोटी एक जैसी ही बात है। और थर्ड, गुड सेंट ऑन अप्रूवल। और वैसे तो नहीं होता बट एक्सेप्शनल केसेस में मान लेते हैं, जस्ट आपका मन रखने के लिए। कारण बताता हूं उसका, सप्लायर के यहां से बिना बिल्टी के माल रिलीज नहीं होता है। यानी जब किसी व्यक्ति की फैक्ट्री से माल बाहर जाता है ना, इनवॉइस कोई मुद्दा नहीं होता, इनवॉइस कोई मुद्दा नहीं, इनवॉइस तो पेमेंट के काम में आता है। ठीक है, तो आप इनवॉइस को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना होता है, इंपॉर्टेंट है लेकिन इनवॉइस इज जस्ट ओनली फॉर द पेमेंट। मेन होता है बिल्टी, हम इसको बोलते हैं जीआरएन। जीआरएन मतलब एक होता है जीडीएन, एक होता है जीआरएन। ये सब टर्म्स ना आप जब वो मटेरियल वाला चैप्टर है ना उसकी थ्योरी पढ़ोगे ना उसमें आएंगे। जीडीएन मतलब होता है गुड्स डिलीवरी नोट, जीआरएन उसका उल्टा होता है गुड्स रिसीप्ट नोट। अलग अलग नहीं होते, एक ही होता है। जब वो बीआरबीपी पढ़ा ना, एक ही होता है। तो वो जो ड्राइवर है वो जीडीएन लेके जाएगा, वो जीडीएन किसको दे देगा? बायर को। बायर जब उसको लेगा, साइन करेगा, तो वो क्या बन जाता है? जीआरएन, गुड्स रिसीप्ट नोट। एक बात, ये जीडीएन इंपॉर्टेंट होता है, इसके बिना फैक्ट्री से माल बाहर नहीं जाता। ठीक है, और अगर ये पहले पहुंच गया माल नहीं, ये हो ही नहीं सकता, ये ट्रक ड्राइवर ही साथ लेके जाता है, तो ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। राइट, इसकी जगह चौथा पॉसिबल है जो आपने कॉस्टिंग में पढ़ा था, कॉस्ट शीट में, जॉब वर्कर। जॉब वर्कर के पास भेजते हो ना सामान बनाने के लिए, उधर स्टॉक आपका जॉब वर्कर के पास रखा है। लहंगे वाला एग्जांपल दिया था आपको, याद हो तो। अब देखो ना, लहंगा हमने बनाने के लिए दिया, अब उस केस में वो स्टॉक तो हमारा ही है। बीच में 31 मार्च आ गई तो आप क्या उस जॉब वर्कर का स्टॉक मानोगे क्या? नहीं ना, वो हमारा वो हो सकता है। ऐसे कुछ केसेस में स्टॉक थर्ड पार्टी के पास में हो सकता है। ठीक है, सो इन दैट केस इफ इन्वेंट्री इज अंडर द कस्टडी ऑफ थर्ड पार्टी एंड इज नॉट मटेरियल, तो रूल नंबर 1 ऊपर ऊपर पहुंच जाओ। इफ एनी इन्वेंट्री इज नॉट मटेरियल, तो तुम्हें कुछ नहीं करना। सी क्या लिखा है? ऑडिटर में स्किप ऑडिट एविडेंस टू ऑब्टेन एविडेंसेस। में लिखना हमारी मजबूरी है। ठीक है, क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ऑडिट में सब जगह हमारा एक ही कॉन्सेप्ट चलता है, प्रोफेशनल जजमेंट। राइट, बाकी हम जानते हैं, आप जानते हैं, ये हमेशा स्किप ही होगा। ऐसे अगर छोटे छोटे मटेरियल को वेरीफाई करने बैठ गए तो हो गया हमारा काम। बट इफ इट इज मटेरियल, सी इफ इन्वेंट्री इज अंडर कस्टडी ऑफ कंट्रोल ऑफ थर्ड पार्टीज मटेरियल टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, अब नहीं छोड़ सकते। सो इन दैट केस ऑडिटर शैल ऑब्टेन एविडेंस रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री, जैसे आपने ऊपर पढ़ा। राइट, इस वाली इन्वेंट्री की भी कंडीशन एंड एग्जिस्टेंस के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? एविडेंस। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ। इस वाले केस में आप कैसे लेंगे? देखो, सबसे पहला तरीका, आपको बिल्कुल कॉमन सेंस लगाना है। सबसे पहला काम तो हम वहां पहुंच जाएं। नहीं 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 नहीं, ऐसे मत पहुंच जाना भाई। क्यों? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वो आपकी एंटिटी नहीं है। जैसे आज कंसाइनी के पास माल रखा है और आप मुंह उठा के कंसाइनी के पास पहुंच के, कंसाइनी आपको क्यों एंटरटेन करें? मुझे बताओ, वो क्यों एंटरटेन करें? गुड सेंट ऑन अप्रूवल है, वो तो थर्ड पार्टी है ना। माना आपका स्टॉकिस्ट का, ये मतलब थोड़ी ना है कि आप मुंह उठा के वहां पहुंच जाओगे। सो हम लोग कभी भी ये नहीं करते। हम ये नहीं करते। पहला काम हम क्या करते हैं? रिक्वेस्ट द थर्ड पार्टी टू सेंड द कंफर्मेशन फॉर द क्वांटिटी एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री। थोड़ा शुरू से शुरू करो ना, स्लो मोशन में चालू करो, उस इजी टू टफ पे जाना होता है। उस थर्ड पार्टी को बोलो एंटिटी के थ्रू वो अपना एक लेटर बना के भेजे। ठीक है, लेटर मतलब लेटर हेड पे उसमें लिखे कि इतनी इतनी क्वांटिटी, इतनी वैल्यू का, वैल्यू ना भी लिखे तो कोई बात नहीं, क्वांटिटी और जो मटेरियल का वो है, क्या नाम है, डिस्क्रिप्शन है, मटेरियल का डिस्क्रिप्शन विद अमाउंट, विद क्वांटिटी, एक लेटर हेड पे लिख के भेजे और उसमें लिखे दिस इन्वेंट्री बिलोंग्स टू योर एंटिटी। 99.9999% केसेस में हम इसके अलावा और कुछ भी नहीं करते। ठीक है, क्या है जी? देखो, मेहनत उतनी करनी है बेटा जितनी जरूरत होती है। फोकट में, फालतू में टाइम खराब नहीं करना होता है। मैं क्या जगह जगह भटकता रहूंगा क्या? तुमने साला अपनी इन्वेंट्री 50 जगह रख रखी है, 100 लोगों को तुमने गुड सेंट ऑन अप्रूवल भेजा हुआ है, हर एक स्टेट में तुमने अपना कंसाइनी बिठा रखा है। राइट,
हर एक सिटी में तुम्हारा एजेंट है, तो मैं यही करता रहूं क्या? क्या करूं बताओ? आप जरा एक बार सोचो, ऑटोमोबाइल कंपनी होती है, शोरूम होता है, शोरूम पे जो शोरूम के पास गाड़ी होती है वो शोरूम वाले ने खरीद नहीं ली होती है, ये पता है आपको? नहीं पता? मतलब शोरूम वाले के पास आप गए कार खरीदने, शोरूम वाले के पास उसका जो गोदाम होगा या जो भी उसका जहाँ पे वो रखते हैं, वहाँ पे 50 गाड़ियाँ खड़ी हैं, अलग अलग मॉडल की, किसी की 2 किसी की 4। ये गाड़ियों का पैसा उसने उस कंपनी को नहीं दिया अभी तक, ठीक है? उस कंपनी ने अभी तक इनवॉइस नहीं भेजा, ठीक है? जितने भी शोरूम डीलर हैं वो सब बेसिकली एजेंट या कंसाइनी ऑफ कंपनी है, ठीक है? तो 31 मार्च को जो शोरूम में गाड़ी खड़ी है, मान लीजिए 50 गाड़ियां खड़ी है, दिस इज नॉट द स्टॉक ऑफ शोरूम, दिस इज स्टॉक ऑफ दैट कंपनी। अगर ये गाड़ी नहीं बिकी तो कंपनी को वापस लेनी पड़ती है, यही पॉलिसी होती है। कोई डीलर बेचारा एक गाड़ी पे 50,000 रुपए कमाएगा और अगर 3 गाड़ी भी अनसोल्ड रह गई, लग गई उसकी, तो साल भर में जितना कमाया नहीं वो तो खत्म। अब मुझे बताओ, फॉर एग्जाम्पल किया कंपनी के पूरे इंडिया में 300 शोरूम है, तो क्या मैं 300 शोरूम पे जाऊं वेरीफाई करने? ये पॉसिबल है क्या? फिर तो हम क्या करते हैं, हम ये मंगाते हैं। इसीलिए हमारा 99% काम इससे हो जाता है। अगर कोई ऐसा केस हो जहां हमें ये ना मिले या ये जो मिला उस पर आपको डाउट है, आपको लग रहा है यार ये लेटर ऑथेंटिक नहीं लग रहा, रिलायबल नहीं लग रहा है, तो अपने को नीचे जाना है, इंस्पेक्शन और अदर प्रोसीजर एप्रोप्रिएट इन अबव सर्कमस्टेंसेस। इस फिर अल्टरनेट तो क्या बचा? फिर तो जाना ही पड़ेगा भाई, फिर तो जाना ही पड़ेगा, जाने मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। यही आपने ऊपर पढ़ा था, या तो बस ऊपर उल्टा था, पहले फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहे थे, अगर फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कर पाए तो डॉक्यूमेंट चेक करा। यहां उल्टा कर रहे हैं, यहां पहले डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं, मतलब लेटर नहीं आ पाया तो हमको क्या करना है? ये गूगल में ही प्रॉब्लम आ रही है कुछ आज, तो हम इस वाले केस में क्या कर रहे हैं, हम थोड़ा सा उल्टा चल रहे हैं। पहले हम लोगों ने क्या करा, पहले हम लोगों ने एविडेंस ले लिया, डॉक्यूमेंट। अगर डाउट लगा एविडेंस के ऊपर, मतलब वो जो लेटर आया या नहीं मिल पा रहा, राइट, तो उस केस में हमको क्या करना है? ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर। उस ऑल्टरनेटिव में पहला प्रोसीजर क्या है? आप फिजिकली वेरीफाई करें, ठीक है? लाइक टाइम लगेगा, पैसा खर्च होगा, पैसे की तो कोई चिंता नहीं है क्योंकि पैसा तो आपको खर्च करना है नहीं, तो वो तो कोई मुद्दा ही नहीं है, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा भी कुछ और कर सकते हैं क्या? हाँ, क्या कर सकते हैं? देखो, इंस्पेक्टिंग डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग इन्वेंट्री हेल्ड बाय थर्ड पार्टीज, राइट? आप में से आपने बोला था ना वेयर हाउस वाला, अब सुनो ये क्या बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वेयर हाउस रिसिप्ट, इसको ध्यान से सुनना बेटा, कहीं गलत मत समझ लेना और कहीं गलत जगह फिट मत कर देना। कई बार क्या होता है, माल आया, ठीक है, अब वो माल जो है हमारे पास रखने की जगह नहीं है, तो हम क्या करते हैं, दूसरी ये तब होता है जब लंबे टाइम के लिए ट्रैवल करना होता है ना, राइट, लंबे टाइम के लिए। अब मान लीजिए माल आया और आपके पास माल रखने की जगह नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि बीच में मतलब जैसे माल आ रहा है मान लीजिए कश्मीर से और ये आना है राजस्थान, तो दिल्ली होकर ही आएगा। अब हमें पता है हमारे गोदाम में इतनी जगह नहीं है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जयपुर लाके वापस दिल्ली भेजें, इसमें कोई सेंस निकल रहा है क्या? डबल ट्रांसपोर्टेशन लगेगा आपका। तो हम क्या करते हैं, दिल्ली में ही एक गोडाउन किराए पे लिया, दैट इज नॉट एक्चुअली किराए पे लिया, वहां पे किसी लोकल वेंडर को पकड़ते हैं। लोकल वेंडर कौन है? मतलब जैसे स्टोर हाउस वाले मालिक नहीं होते हैं, राइट, क्या बोलते हैं उनको, कोल्ड स्टोरेज वाले के पास गए, कोल्ड स्टोरेज वाले के पास माल रखवा दिया। हमारा वेयर हाउस नहीं है, कोल्ड स्टोरेज वाला हमारा भी नहीं है, वो तो सबके लिए काम करता है। तो वहां पर आपने माल रखवा दिया, कोल्ड स्टोरेज वाला आपको एक रिसिप्ट दे देगा, इसको बोलते हैं वेयर हाउस रिसिप्ट। नाउ दिस इज ऑल्सो स्टॉक कैप्ट बाय थर्ड पार्टी, उसके पास रखा है ना माल, वो भी थर्ड। ये स्टॉक रिसिप्ट भी अपने आप में, अब क्या होता है, जब भी हमको माल बेचना है दिल्ली आसपास, वेयर हाउस वाले को बोल देते हैं उसको, क्या नाम है, कोल्ड स्टोरेज वाले को, आप बोलोगे उतने कट्टे निकाल कर वो दे देगा, उसका काम ही यही है, संभाल के रखना। आप बोलोगे इसमें से 400 कट्टे इस आदमी को दे दो, तो वो गाड़ी के नंबर लेके आपको उस गाड़ी के नंबर में डलवा देगा, स्टॉक खत्म कहानी। नाउ दिस इज द केस वेयर द स्टॉक इज कैप्ट बाय थर्ड पार्टी। स्टोर हाउस वाले से आप बोलो कि मुझे एक लेटर बना के दे दे, भाई साहब वो बना के नहीं देगा, उसके यहाँ पे 200 पार्टियों का माल रखा है, उसका यही काम नहीं रह गया कि वो एक एक को बना के देता रहे। वो कहता है जब आपने माल रखा ना, तो उसने रिसिप्ट बना के दे दी, तो आप उस रिसिप्ट को वेरीफाई कर लो।
लेकिन ये अपना गोडाउन नहीं होता है, समझे। अपने गोदाम में ऐसी कोई रिसिप्ट, मेरा ही गोदाम है, उसमें तो गोदाम में रिकॉर्ड होंगे ब्रोकरली, तो वहां पे कभी भी स्टोर हाउस की रिसिप्ट नहीं होती है, तो इसको ऊपर फिट मत कर देना, ठीक है। और क्या हो सकता है, रिक्वेस्ट कंफर्मेशन फ्रॉम अदर पार्टी व्हेन इन्वेंट्री इज प्लेज्ड, मतलब अगर आपने इन्वेंट्री गिरवी रखी है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मोस्ट लाफेबल पॉइंट। जिस व्यक्ति ने बनाया ना, उसको थोड़ा फाइनेंस की नॉलेज कम है, उसको थोड़ा सा उसकी नॉलेज कम है, क्या नाम है, लोन वगैरह की नॉलेज कम है, इसलिए पॉइंट डाला। मैं बताता हूँ 2 मिनट बाद अभी क्यों। अगर आपने प्लेज का मतलब है कहीं गिरवी रखा, यदि आपने अपना स्टॉक किसी के पास गिरवी रखा है तो उसके पास पड़ा है स्टॉक, तो वो तो लेटर बना के दे देगा ना, वो तो देगा लेटर। लेकिन स्टॉक कभी गिरवी नहीं रखा जाता, और रखा जाता है ना बेटा गिरवी, तो उसको प्लेज बोलते हैं। और प्लेज में फिजिकली स्टॉक नहीं रखा जाता कभी। एक बात बताओ, माल खरीदने के लिए उधार लिया, और माल जो उधार खरीदा मैंने, मतलब माल खरीदने के लिए जो, वो माल मैंने उसको दे दिया, तो बेचूंगा क्या? मतलब ब्याज चुकाने के लिए मैंने पैसा उधार लिया था क्या, कि मैं आपसे पैसा उधार लूं, माल खरीदूं और माल आपके पास गिरवी रख दूं, तो बेचूंगा क्या फिर भाई? ऐसे कभी कोई करता है क्या? इसलिए मैंने आपको कहा जिसने भी ये बनाया है ना, वो थोड़ा सा फाइनेंस का नॉलेज कम है। स्टॉक हमेशा अपने पास ही रहता है, और इसको एक्चुअल में प्लेज नहीं बोला जाता, इसको बोला जाता है हाइपोथिकेशन। देयर इज अ डिफरेंस इन मॉर्गेज, प्लेज, इसलिए अलग अलग टर्म बनी है ना ये, मॉर्गेज, प्लेज, हाइपोथिकेशन, ये सब अलग अलग है। हाइपोथिकेशन का मतलब ही यही होता है व्हेन द स्टॉक्स ओनरशिप एज वेल एज फिजिकल जो वो है, क्या नाम है उसका, ओनरशिप, वो दोनों किसके पास रहती है? लोन लेने वाले के पास। तो बायर के लेंडर के पास एक राइट होता है, वो किसी भी समय आपके गोडाउन को सीज कर सकता है अगर आपने लोन चुकाने में नाटक करा तो। इसको हाइपोथिकेशन बोला जाता है, प्लेज या मॉर्गेज नहीं बोला जाता। मॉर्गेज में आपकी प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी के ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स सामने वाली पार्टी के पास रखे जाते हैं। पोजेशन आपके पास रहेगा, मकान पे लोन लिया, मकान मेरे पास ही रहेगा, मकान के पेपर बैंक के पास रहेंगे। सो आई कैन नॉट सेल, ट्रांसफर, गिफ्ट, डोनेट। प्लेज में आप मूवेबल गुड्स को गिरवी रखते हो, ठीक है, सोना, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, वो प्लेज होता है। एंड हाइपोथिकेशन में नीदर ओनरशिप नॉर, अच्छा ओनरशिप भी कैसे ट्रांसफर कर दूं, बेचूंगा कैसे? आपने कॉन्ट्रैक्ट एक में पढ़ा होगा ना, फ्री टाइटल, राइट? तो अगर आपके फ्री टाइटल नहीं है तो मैं कैसे किसी को बेचूंगा? तो इसीलिए ये वाला पॉइंट जनरली नहीं होता। बैंक से कोई लेटर हमको नहीं लेना होता, कुछ भी नहीं करना होता है, बस प्लेज है तो ठीक है, बट ठीक है आपको लिख कर आना चाहिए ही। अरेंजिंग अदर ऑडिटर, बहुत 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 रेयर। क्या लिखा हुआ है? अरेंजिंग ऑडिटर टू अटेंड थर्ड पार्टी फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग। मैं जयपुर में, राइट, एंटिटी का गोदाम, ठीक है, या कोई थर्ड पार्टी जैसे कंसाइनर या कोई और, वो है कलकत्ता में, ठीक है, उसके पास हमारा स्टॉक है, बड़ी क्वांटिटी में स्टॉक है, तो उस एंटिटी के, उसने भी तो फिजिकल वेरिफिकेशन करा होगा, उसने भी रिकॉर्ड बनाए होंगे। टेक्निकली मुझे फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग करना चाहिए, इतना टाइम नहीं है। वहां से किसी लोकल ऑडिटर को बोला फोन करके, भाई हमारे बिहाफ पे आप उस एंटिटी का फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग अटेंड कर लो। कर लेगा भाई, पैसे लेगा तो करेगा, क्यों नहीं करेगा? वो काउंटिंग करेगा, फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग जैसे हमने कल पढ़ा था, वहां से एक रिपोर्ट बनाकर आपको भेज देगा। कैन यू रिलाई ऑन दिस रिपोर्ट? 100%। दिस इज द ओनली रिलायबल एविडेंस इन ऑल, अमंग ऑल ऑफ देम, राइट? चार्टेड अकाउंटेंट है भाई, उसके ऊपर भरोसा नहीं, इस पे भरोसा कर रहे हो थर्ड पार्टी पे, बताओ चिल्लर है, इस पे भरोसा कर रहे हो, थर्ड पार्टी को बोल रहे हो आप भाई कि वेयर हाउस की रिसिप्ट दे दो, और चार्टेड अकाउंटेंट पे भरोसा नहीं है क्या? सो मोस्ट रिलायबल। एंड द लास्ट, ऑब्टेनिंग ऑडिटर्स रिपोर्ट और सर्विस ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑफ अटेंडेंस ऑफ थर्ड पार्टीज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ध्यान से सुनना बेटा, और इसके बाद में आराम से 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट लेना, इसको पढ़ना, खास तौर पे इसको ध्यान से पढ़ना, धीरे धीरे। जब समझ में आए तो मुझे बोलना सर आगे चलो, अदरवाइज पूछना, ठीक है? ये सबसे अच्छा, सबसे सस्ता, सबसे रिलायबल, भरोसेमंद तरीका है इन्वेंट्री के फिजिकल वेरिफिकेशन का। अगर इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास, खर्चा 0, भरोसा 100%। इसमें क्या प्रॉब्लम है? भरोसा 100%, खर्चा 100%, देना पड़ेगा ना पैसा। इस वाले में कहाँ गया? इस वाले में और इस वाले में और इस वाले में खर्चा 0, पर भरोसे में थोड़ी प्रॉब्लम है। इस पे कर सकते हैं कैसे? थर्ड पार्टी है, कंसाइनी है, बड़ा कंसाइनी है,
होते हैं क्या, बड़े बड़े कंसाइनी होते हैं। आप जितने भी इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स यूज करते हो, दे ऑल आर इंपोर्टेड ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में BMW नहीं बनती, ठीक है, इंडिया में BMW कंपनी का कोई आउटलेट भी नहीं है, मतलब शोरूम है पर उसका कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है। सो कोई व्यक्ति या कोई कंपनी वहां से BMW इंपोर्ट करती है, ठीक है, एंड देन दे यूज टू सेल इन इंडिया। ऐसे एक नहीं, हजारों प्रोडक्ट हैं, हजारों प्रोडक्ट हैं ऐसे, है ना, जो बाहर से इंपोर्ट हो रहे हैं। अब वो जो बंदा इंपोर्ट करा, आप समझो वो छोटी मोटी एंटिटी होगी क्या, कोई टपरी है क्या जो खोल के बैठा है, वो बड़ी अपने आप में कंपनी होगी, बड़ा एक कॉर्पोरेट होगा, वो बड़ा कॉर्पोरेट बड़े लेवल पे काम कर रहा होगा, तो उसकी भी ऑडिट होती होगी ना, उसके ऑडिटर को भी फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री करना पड़ता होगा ना, राइट। अब मान लीजिए वो जो एंटिटी है वो आपका कंसाइनी है, ठीक है, उसके पास आपका माल रखा है, उसका भी तो ऑडिटर होगा, उसके ऑडिटर ने भी फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग करी होगी, भले ही वो इन्वेंट्री हमारी है, पर उसको उसकी रिपोर्ट में तो लिखना पड़ेगा ना कि ये इन्वेंट्री उसकी नहीं है, राइट। तो वो कर रहा होगा ना, उसी ऑडिटर को बोल दो ना, भैया आपने फिजिकल वेरिफिकेशन तो कराई है, तो आप ही हमें रिपोर्ट बनाकर भेज दो कि क्या उस एंटिटी का फिजिकल इन्वेंट्री कितनी है, उसका इंटरनल कंट्रोल ठीक है क्या उस एंटिटी का, वो तो चेक करा होगा ना उसने, हमारे लिए तो करा नहीं है, वो तो उसने वैसे भी करा होगा। तो उसी से बोल दो ना कि भैया आपने उसकी ऑडिट करी है, उस ऑडिट में एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल चेक करा होगा, उसकी इन्वेंट्री काउंटिंग करी होगी, आप ही हमें बता दो, राइट, क्या उनका इंटरनल कंट्रोल ऑन इन्वेंट्री और इंटरनल कंट्रोल ऑन सेफगार्ड ऑफ इन्वेंट्री स्ट्रांग है या नहीं। अगर वो स्ट्रांग है तो हम उस एंटिटी ने जो हमें वो लेटर भेजा होगा उस पर भरोसा कर लेंगे। नाउ सी दिस हाउ रिलायबल इट इज। नाउ यू ऑब्टेन्ड अ लेटर, ऑल्सो इट इज कपल्ड विद द ऑडिटर्स रिपोर्ट। मतलब इन सब में अगर आप सबसे अच्छा पूछे तो ये कॉम्बो है, सस्ता, सुंदर और मोस्ट रिलायबल कॉम्बो, ठीक है। अच्छा, ये वो ऑडिटर ना दे तो मत दो, चाहिए ही नहीं, उससे मांगी क्यों रहे हो। ऑडिट रिपोर्ट तो सार्वजनिक होती है ना, ऑडिट रिपोर्ट तो कोई चोरी छुपके नहीं रखी जाती। अगर ज्यादा नखरे दिखाए ना तो उसको बोल तेरी पकड़ मुंह पे रिपोर्ट, नीचे तेरी रिपोर्ट, तो एक बार इश्यू कर ले, फिर कर लेंगे। तेरी ऑडिट रिपोर्ट आने के 15 दिन बाद दे देंगे हमारी ऑडिट रिपोर्ट, कौन सी आफत आ रही है। अब कैसे मना करेगा बताओ। तो घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है इस वाले केस में तो। और शुरू से बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, हाँ यही वाला पॉइंट शुरू से बिल्कुल नहीं समझ में आया। पुरानी वाली फाइल उड़ गई होंगी क्या सारी इसमें से, जो अपन ने कॉस्टिंग वॉस्टिंग की बनाई थी, सब उड़ गई, सारे फॉर्मूले वगैरह तुमने लिख लिए थे ना, उस फोटो खींच लिए थे ना, तो आ गई थे। लिखे नहीं होंगे अभी, लेकिन तुमने लिख लिए, चलो नहीं लिखे होते तो आज क्वेश्चन करते हो, सामने खुला रहे, कोई बात नहीं। जेड लिमिटेड है, आप इसके ऑडिटर हैं, आपका नाम क्या है, प्रेक्षा, आप इसकी ऑडिटर हैं, ठीक है, जेड लिमिटेड। अभी इस एंटिटी का माल, राइट, स्टॉक ऑफ जेड लिमिटेड कैप्ट विद फॉर एग्जाम्पल क्यूसी लिमिटेड, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, दिस कुड बी कंसाइनी और दिस कुड बी एन एजेंट। अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कंसाइनी और एजेंट में क्या फर्क होता है, ये मेरा काम नहीं है, अकाउंट्स वाले सर से पूछना है, मैम से पूछना, ठीक है। अभी आप इतना समझ लो, दोनों एक जैसी बातें होती है। आज इस क्यूसी लिमिटेड का भी तो अपना ऑडिटर होगा, इसके ऑडिटर ने भी क्यूसी लिमिटेड की ऑडिट करी होगी, तो क्यूसी के पास जो भी स्टॉक है वो चेक करा होगा, भले ही वो स्टॉक क्यूसी का हो या किसी और का हो, पर क्यूसी के पास रखा है तो वेरीफाई तो करेगा वो, तभी तो ये डिसाइड कर पाएगा ना कि ये स्टॉक क्यूसी का या किसी और का है। अगर क्यूसी का नहीं होगा तो स्टॉक में नहीं शामिल होना चाहिए, तो सब चेक तो कराएगा उसने। हम आप इससे पूछ रही है,
इसका ऑडिटर कौन है? इसका ऑडिटर है मिस्टर संदीप, ठीक है। अब आप इस संदीप से पूछ रही हैं, संदीप से क्या ओपिनियन और रिपोर्ट, ठीक है, ऑफ ऑडिटर ऑफ दैट अदर एंटिटी। ये अदर एंटिटी कौन सी है? जो हमारी कंसाइनी है, राइट। किस चीज के बारे में? अबाउट इंटरनल ऑन इन्वेंट्री, ठीक है। तो संदीप आपको यह तो बता ही सकता है ना क्यूसी लिमिटेड का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग है या वीक है, राइट। ये तो बता सकता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसा है। उससे क्या होगा? उससे यह होगा कि क्यूसी लिमिटेड ने एक लेटर भेजा होगा ना आपको, जेड लिमिटेड को नहीं, आपको। किस चीज का? वो जो पहले नंबर पे था ना, रिटर्न कंफर्मेशन। इस लेटर की ऑथेंटिसिटी, रिलायबिलिटी भर जाएगी। उस एंटिटी ने आपको एक लेटर भेजा होगा कि हमारे पास इस एंटिटी का इतना इतना स्टॉक है। अभी इसने लेटर लिख के तो आपको दे दिया, आपको थोड़ा जो डाउट था वो इस लेटर से दूर हो जाएगा, इस वाले लेटर से, ठीक है। अब अगर ये हमें अलग से बता दे तो बहुत बढ़िया, नहीं बताएगा तो कोई बात नहीं। ऑडिट रिपोर्ट तो उसने बनाई होगी, उसमें तो लिखा ही होगा कि क्यूसी लिमिटेड का स्टॉक का इंटरनल कंट्रोल, तो ठीक है, उससे पता चल जाएगा, उसकी बात कर, ठीक है। चलो अब इसको पढ़ो आप। चलो सुनो बेटा ध्यान से, फटाफट से, हमारे पास सिर्फ आधा घंटा है। इस आधे घंटे में हमें यह भी करना है टॉपिक, और सेगमेंट रिपोर्टिंग के अलावा वो ऑडिट ट्रेल भी पढ़ना है, ठीक है। तो ये सेगमेंट रिपोर्टिंग क्या होता है, मैं आपको पहले दो बातें बता देता हूं, ध्यान से सुनना। इस टॉपिक के ऊपर लिख लेना बेटा, रटना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो है ही। कल मैंने आपको बोला ही था ना कि जनरली हमें टॉपिक नहीं पढ़ाते क्योंकि ये सीए फाइनल के लेवल का है। नहीं पढ़ाने के पीछे रीजन, मतलब हम तो अब तो पढ़ा रहे हैं आपको क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन देने लग गए। ये पॉइंट हम जो पढ़ाएंगे, इसे पढ़ाने से पहले आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 17 बहुत अच्छे से आना चाहिए, और अगर वो नहीं आता अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 तो फिर आपको ये रटना ही पड़ेगा, इसलिए रटना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अकाउंट, अब यहां पे बैठ के देखो, मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 17 तो नहीं पढ़ा सकता, ये तो आप समझते हो क्योंकि कॉस्टिंग का तो है नहीं वो, राइट। तो हम वहां पढ़ लेते, पहले उसको पढ़ लेते, अब अकाउंट्स का है, और जब आएगा तभी आएगा। तो इसीलिए मैं आपको सेगमेंट के बारे में बहुत छोटी सी जानकारी दे पाऊंगा, जितना कि मुझे ये टॉपिक पढ़ाने के लिए चाहिए, ठीक है। उससे ज्यादा जानकारी नहीं दे पाएंगे। दूसरी बात, अच्छी बात क्या है, रटने के लिए बोला, उसके पीछे दो रीजन है। एक तो आपने अभी भी समझा क्योंकि आपने ये 17 नहीं पढ़ा हुआ है, वो पढ़ा होता ना तो आपको रटना नहीं पड़ता। पॉइंट नंबर 2, क्वेश्चन जो है उनसे बन नहीं रहा, इस पे बन ही नहीं रहा क्वेश्चन। मतलब जिसने भी क्वेश्चन बनाया है ना, वो सच में बहुत बेवकूफी कर रहा है। वो ये समझ नहीं पा रहा कि इस टॉपिक पे एक्चुअल में ऑडिट में क्वेश्चन, आप सोचना इतने सालों से क्वेश्चन नहीं बना, तो क्या इतने सालों से ये टॉपिक, मतलब जो भी पेपर सेटर रहे होंगे उनके किसी के दिमाग में नहीं आया होगा कि ऐसे 501 में, ऐसे 501 अभी 2-4 साल पहले तो आया नहीं है, इसको आए हुए कम से कम 30 साल हो गए। तो इतने सालों में किसी के दिमाग में नहीं आया होगा ऑडिट में, सीए फाइनल में, सीए इंटर में, कैसे 501 में हम सेगमेंट रिपोर्टिंग पे क्वेश्चन दें, आया होगा ना। लेकिन जब उसने क्वेश्चन बनाने की कोशिश करी होगी तो नहीं बन रहा होगा, इसलिए उसने नहीं बनाया। कोई नया पेपर सेटर था, उसने उठाया, लिटरली सीधा इस टॉपिक पे क्वेश्चन दे दिया, एंड 99.9999% बच्चों को तो ये समझ में ही नहीं आ रहा कि क्वेश्चन आया कहां से। सोचो कोई सीधा क्वेश्चन बनाए, हाउ एन ऑडिटर शुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेथड यूज्ड बाय मैनेजमेंट इन डिटरमाइनिंग सेगमेंट इंफॉर्मेशन, 4 नंबर। अब बच्चा 4 घंटे तक तो यही सोचता रहेगा कि सर ये क्वेश्चन में अंडरस्टैंडिंग लेनी कौन कौन सी है, अनलेस उसको ये पूरा एज इट इज याद है तो। और आप ये सोचो कि जब आप पेपर देने जा रहे होंगे तब खाली ये टॉपिक नहीं होगा, 11 चैप्टर का कंटेंट होगा, उसमें ये दिख भी नहीं रहा होगा आपको, कहीं रिकॉल ही नहीं हो रहा होगा आपको एग्जैक्टली कि वो कौन सा टॉपिक था, ऐसे 501, उसमें सेगमेंट रिपोर्टिंग, उसमें सेगमेंट अंडरस्टैंडिंग, आएगा ही नहीं याद। इसीलिए कोई केस स्टडी बनता ना तो फिर भी कोई बंदा लिंक कर ले, इस स्टैंडर्ड में से किसी भी इस टॉपिक में से कोई केस स्टडी नहीं बनेगा, कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड एक क्वेश्चन आएगा जो सिर्फ इसी पर आएगा, बाकी किसी भी चीज पे नहीं है। यहां तो खत्म हो जाएगा, राइट। इसीलिए मैं आपको अभी भी बोल रहा हूं,
सिर्फ रटना है और ये वाला रटना है बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं रटना, ठीक है क्या वो आप समझो। सेगमेंट रिपोर्टिंग का मतलब होता है जब कोई भी एंटिटी अपनी बैलेंस शीट बनाती है या P&L बना रहे होते हैं, उस समय पूरी एक सिंगल बैलेंस शीट है, एक पूरा सिंगल P&L है। नाउ इफ लाइक दिस बैलेंस शीट एंड P&L इज शोइंग द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ एंटिटी, ठीक है। अब मान लीजिए एंटिटी को अपनी परफॉर्मेंस अलग अलग करके दिखानी है। अलग अलग क्यों दिखानी है? वी हैव टू डिफरेंट वेज टू स्प्लिट अप द इंफॉर्मेशन, इसको हम बोलते हैं सेगमेंट। वन इज कॉल्ड बिजनेस सेगमेंट, वन इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल सेगमेंट, है ना। बिजनेस सेगमेंट क्या होता है? बिजनेस सेगमेंट का मतलब होता है व्हेन यू स्प्लिट अप योर इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेगमेंट्स। फॉर एग्जांपल देयर इज अ कंपनी कॉल्ड गोदरेज, उसके 5-4 अलग अलग सेगमेंट है। गोदरेज इलेक्ट्रॉनिक्स इट्स अ बिल्कुल सेपरेट सेगमेंट है, जिसके फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन वगैरह आते हैं। गोदरेज इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा गोदरेज FMCG, गोदरेज के प्रोडक्ट्स आते हैं, साबुन, राइट, हैंड वॉश आता है ना, आपने देखा गोदरेज नंबर 1 हैंड वॉश भी आता है, लिक्विड वॉश एंड ऑल। FMCG बहुत लंबी कैटेगरी है। थर्ड FMCG सॉरी गोदरेज सिक्योरिटीज, राइट, घर में गोदरेज की अलमारी लोहे वाली, चाहे वो गोदरेज की नहीं है पर उसका नाम ही यही है लोहे वाली अलमारी, मतलब गोदरेज की अलमारी। लॉक जो आते हैं ना, सिक्योरिटी सिस्टम, आप भारत के किसी भी बैंक में चले जाओ, उसमें जो लॉकर्स होते हैं वो गोदरेज के मिलेंगे, राइट, इतना रिलायबल ब्रांड है। लेकिन उसका इलेक्ट्रॉनिक से कोई लेना देना नहीं। नेक्स्ट गोदरेज इंटीरियर, राइट, आपने शायद यहां नहीं देखा होगा, आप किसी घर में पता नहीं है या नहीं, बट गोदरेज इंटीरियर अलग से एक सेगमेंट है, उसके अलग से अपने वो है जिसमें सारा फर्नीचर मिलता है। अब आप इन चारों सेगमेंट को कंपेयर करेंगे, चारों आपस में एक दूसरे से बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहे, ठीक है। सो व्हेन यू प्रिपेयर्ड योर इंफॉर्मेशन फॉर द ओवरऑल कंपनी, बट हाउ someone will come to know what is the profit and loss or financial position of a particular segment? तो एंटिटी क्या करती है? अपने बैलेंस शीट में नीचे सेपरेटली भी डिस्क्लोज करती है, इसको बोलते हैं सेगमेंट रिपोर्टिंग। नाउ दिस इज जो भी हमने एग्जांपल लिया, इट वाज अ एग्जांपल ऑफ बिजनेस सेगमेंट। यू कुड हैव ज्योग्राफिकल सेगमेंट। कुछ कंपनीज ऐसी है जिनका बिजनेस अलग अलग नहीं, एक सिंगल बिजनेस है, बट दे हैव ज्योग्राफिकल, ICAI, राइट। वी हैव 5 ज्योग्राफिकल सेगमेंट, राइट, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड सेंट्रल। वी यूज्ड टू कम इन सेंट्रल रीजन, राइट। ये होता है ज्योग्राफिकल सेगमेंट। इस सेगमेंट रिपोर्टिंग की बात करते हैं बस। अब इसमें ऑडिट करने के लिए कुछ होता ही नहीं है, बेकार में फोकट में स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, साला कचरा एकदम, बिल्कुल यूजलेस, सेंसलेस, देयर इज नथिंग। अगर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 17 आता है तो आप सेगमेंट रिपोर्टिंग को चेक कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अगर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 17 के अलावा कुछ नहीं आ रहा, ये सब नहीं आता, तो भी आप एंटिटी के सेगमेंट रिपोर्टिंग की ऑडिट कर सकते हो। और अगर आपको वो नहीं आता और ये आता है, तो आप सेगमेंट रिपोर्टिंग की ऑडिट नहीं कर सकते, मतलब नहीं कर सकते आप। इस स्टैंडर्ड में कहीं भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 17 के रेफरेंस को कैसे यूज करना है ये नहीं बताया फाउंडेशन, इसमें इंटर में, फाइनल में तो बता रखा है। इसलिए मैंने आपको बोला कि ये स्टैंडर्ड की कोई बहुत ज्यादा यूटिलिटी है नहीं, रटना पड़ेगा ये वाला। देखो, इट रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफ एन एंटरप्राइजेस एंड इट्स ऑपरेशंस इन डिफरेंट ज्योग्राफिकल। ये नहीं था यहां, और मैंने लिखा है मॉड्यूल में एंड ही है। एक बार में एक ही चीज होती है बेटा, या तो ज्योग्राफिकल सेगमेंट होता है या तो बिजनेस सेगमेंट। ये लाइन जो लिखी गई है ये है बिजनेस ज्योग्राफिकल सेगमेंट के लिए। ऊपर वाली जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ये है बिजनेस सेगमेंट। तो एक एंटिटी अपनी बैलेंस शीट या तो बिजनेस सेगमेंट बनाती है या तो जो, अच्छा बनाना जरूरी है कि नहीं? कोई जरूरी नहीं है। सेगमेंट रिपोर्टिंग करना इज नॉट कंपलसरी, राइट, वो एंटिटी की अपनी इच्छा है। एक बात, चलो आगे देखते हैं। An auditor shall do, auditor shall obtain sufficient and appropriate audit evidence whether presentation and disclosure of segment information is in accordance with financial reporting framework or not, with financial reporting framework and accounting standard number 17 or not. ऑडिटर को ये चेक करना है कि क्या मैनेजमेंट ने अपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में जो सेगमेंट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करा वो AS 17 के अकॉर्डिंग है या नहीं, बात खत्म। उसको बस ये चेक करना है। कैसे चेक करोगे? दिस कैन बी डन बाय ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेथड्स यूज्ड बाय मैनेजमेंट इन डिटरमाइनिंग द सेगमेंट इंफॉर्मेशन। मैनेजमेंट ने डिसाइड करा होगा ना कि हमें सेगमेंट इंफॉर्मेशन कैसे डिस्क्लोज करना है, बाय ज्योग्राफिकल सेगमेंट और बाय बिजनेस सेगमेंट। हम इस बात की अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं कि मैनेजमेंट ये कैसे डिसाइड करता है कि हमें
कौन से मेथड से सेगमेंट रिपोर्टिंग करनी है? क्या स्टूपिड अप्रोच, एकदम मूर्ख, सेंसलेस. देयर इज नो मेथड टू डिसाइड विच segment is to be used. It depends upon nature of entity. If you have multiple products और हर एक प्रोडक्ट अपने आप में बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, then you need to make segment reporting on business segment basis. When you do not have multiple products but your business is spreading up in the whole country, तो फिर हम किस में जाते हैं? Geographical segment. So there is no method to determine that how management shall decide in segment reporting. But ठीक है, इन्होंने बोला है कैसे करेंगे. Matters that may be relevant in obtaining understanding. ये understanding लेनी है आपको कैसे? देखो, sales, transfer, charges between segments, comparison of budget and expected results, allocation of assets and cost, consistency with prior periods and adequacy of disclosure. ये information देखकर आप इस बात की understanding लेंगे कि management क्या method लगाता है ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सी सेगमेंट रिपोर्टिंग करनी. ठीक है. परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर. ऑडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ऑडिट. दैट वुड बी नेसेसरी टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन सेगमेंट रिपोर्टिंग. काम का नहीं, काट देना इसको आप. ठीक है. और इसी के साथ ऐसे 501 होता है, खत्म. राइट. क्या करें सर? इसको पढ़ जाना बस, इसको रटना है, ऐसे लिख लेना कहीं. इसको रटने के अलावा कुछ भी नहीं करना. चलो, मॉड्यूल लेकर आए हो क्या ऑडिट का? गुड. अगर नहीं लाए हो तो यहां पर देखो स्क्रीन पे. चलें आगे. आओ. ये ऑडिट ट्रेल में ना ऑडिट नहीं होती. ठीक है. इसमें ना ऑडिट है ना ऑडिटर है. गुलाब जामुन देखा है ना? गुलाब जामुन, उसमें गुलाब और जामुन दोनों मिलते हैं क्या? दोनों ही नहीं मिलते, बट नाम गुलाब जामुन है. ऐसी इस ऑडिट ट्रेल में ऑडिट और ऑडिटर का कोई रोल नहीं है, बस इसका नाम ही ऑडिट ट्रेल है. ठीक है. अब इसका नाम ऑडिट ट्रेल क्यों होता है? बेसिकली ट्रेल वर्ड का क्या मतलब होता है? ट्रेल वर्ड आता है ट्रेस. एक वर्ड सुना है, ट्रेस करना. ट्रेस करना मतलब किसी चीज को ढूंढना. उसको ट्रेस करने के लिए क्या चाहिए होता है? कैसे आप ट्रेस करते हो? आज इसको ट्रेस करना है, ये कहां पहुंच रही डेस्टिनेशन, कैसे ट्रेस करेंगे? स्टेप्स. यहां से कहां निकली, वहां से कहां गई, उसके बाद कहां गई, और कोई तरीका है? और कोई तरीका नहीं. तो ट्रेस करने के लिए क्या होता है? इवेंट या डॉक्यूमेंट. मैं थोड़ी देर के लिए इवेंट ले रहा हूं. कुछ भी चीज ट्रेस करने के लिए हमें इवेंट्स को एक एक को देखना पड़ता है. नंबर ऑफ इवेंट्स व्हेन यूज्ड टू ट्रेस समथिंग इज कॉल्ड एज ट्रेल. ठीक है. इसी तरीके से जब कोई रिकॉर्ड है, कोई ट्रांजैक्शन है, उस ट्रांजैक्शन में बैलेंस शीट हमने आपको दिया फॉर एग्जांपल, एंड देयर इज अ फिगर लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, और से इन्वेंट्री हम वही पढ़ रहे हैं अभी, इन्वेंट्री वाला. सो देयर इज अ फिगर इन इन्वेंट्री 15 करोड़. अब हम क्या करें? ऑडिटर को ट्रेस करना है कि ये 15 करोड़ का फिगर सही है या नहीं. सो ट्रेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पीछे जाना पड़ेगा. लाइक वी नीड टू सी द परचेज, वी नीड टू सी द सेल, सो वी नीड टू सी द रिकॉर्ड्स ऑफ सेल्स, रिकॉर्ड्स ऑफ परचेज, रिकॉर्ड्स ऑफ ओपनिंग. जाना पड़ेगा ना. ये जो रिकॉर्ड्स है ना, जिन रिकॉर्ड्स को आप यूज कर रहे हो, वो रिकॉर्ड्स को बोला जाता है ऑडिट ट्रेल. यानी किसी भी ट्रांजैक्शन के बिगिनिंग से एंड तक होने के स्टेप्स के records is called audit trail. But this is not prepared by the auditor. So audit trail is not prepared by auditor, it is prepared by management. We simply use the documents prepared by management. बस हमने यूज कर लिया इसलिए इसका नाम ऑडिट ट्रेल हो गया. एक्चुअली इसका नाम ऑडिट ट्रेल नहीं था, इसका नाम था डॉक्यूमेंट ट्रेल. इसका ओरिजिनल जो नाम है वो है डॉक्यूमेंट ट्रेल. किसी भी ट्रांजैक्शन के डॉक्यूमेंट ट्रेल मतलब द रिकॉर्ड्स फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, लाइक किसी भी ट्रांजैक्शन के बिगिनिंग से एंड तक रिकॉर्ड्स को बोला जाता है डॉक्यूमेंट ट्रेल. एंड व्हेन दिस डॉक्यूमेंट ट्रेल इज यूज्ड बाय द ऑडिटर टू ट्रेस अ ट्रांजैक्शन, इट बिकम्स ऑडिट ट्रेल.
खत्म, इतनी सी कहानी है बस, और ऑडिट ट्रेल कुछ नहीं होता, जिसके ऊपर इन्होंने इतना लंबा चौड़ा एक रामायण लिखा है ना। आओ इस बकवास को पढ़ते हैं। क्या लिखा? एन ऑडिट ट्रेल इज अ डॉक्यूमेंट फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन। ये लाइन काफी थी, मतलब बहुत सुंदर लाइन है ये, और ये लाइन छोटी सी सुंदर सी प्यारी सी लाइन है जो ऑडिट ट्रेल को बहुत ही आसान और अच्छे शब्दों में डिफाइन करती है। ऑडिट ट्रेल का मतलब डॉक्यूमेंट के फ्लो, सॉरी ट्रांजैक्शन के फ्लो के डॉक्यूमेंट। ट्रांजैक्शन के फ्लो के डॉक्यूमेंट मतलब ट्रांजैक्शन के अक्रेंस, अक्रेंस मतलब होने से लेकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पहुंचने तक के पूरे प्रोसेस, पूरे फ्लो के डॉक्यूमेंट्स इज कॉल्ड एज ऑडिट ट्रेल। नाम था इसका डॉक्यूमेंट ट्रेल। इनको क्या लिखना चाहिए था? डॉक्यूमेंट ट्रेल इज अ डॉक्यूमेंट फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन व्हेन इट इज यूज्ड बाय ऑडिटर टू ऑडिट अ ट्रांजैक्शन, इट बिकम्स ऑडिट ट्रेल। समझ गए आप मेरी बात? अदरवाइज तो ये ट्रेल कोई ऑडिटर ही यूज करेगा, ऐसा थोड़ी ना है। आज अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी एंटिटी का इन्वेस्टिगेशन करा लिया तो क्या वो यूज नहीं कर सकते क्या? तब भी ऑडिट ट्रेल बोलोगे क्या? नहीं ना। तब क्या बोलोगे? इन्वेस्टिगेशन ट्रेल। मैनेजमेंट भी यूज कर सकता है अपनी परफॉर्मेंस, तो क्या कहलाएगा? डॉक्यूमेंटेशन ट्रेल। सो डॉक्यूमेंट्स ऑफ फ्लो ऑफ अ ट्रांजैक्शन, ठीक है। आपको ऐसे याद ना है तो ऐसे लिख देना, घबराना नहीं। डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू अ ट्रांजैक्शन फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, राइट। और डिटेल में लिखना हो तो डॉक्यूमेंट्स शोइंग प्रोसेस ऑफ अ ट्रांजैक्शन फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड is called as document trail. When used by auditor to audit is called audit trail, right? It is used to investigate how a source document was translated into accounting entry and from there it was inserted from financial statement of entity. इसको कहते हैं बकवास, इसको कहा जाता है जबरदस्ती खींचना। पता है हमें भाई, आपने जब फ्लो वर्ड बोला, ट्रांजैक्शन फ्लो, हमें पता है क्योंकि हमने बिल्कुल बिगनिंग, ऑडिट के बिल्कुल बिगनिंग में एक वर्ड पढ़ा था, राइट। ऑडिट का डेफिनेशन आई होप यू रिमेंबर, ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एंड सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। एंड इंफॉर्मेशन में हमने पढ़ा था ना, सोर्स डॉक्यूमेंट से, जनरल एंट्री से, लेजर से, ट्रायल बैलेंस। आई होप यू रिमेंबर, दैट इज द फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन। तो पता है हमें, यही डॉक्यूमेंट ट्रेल है। किसी भी ट्रांजेक्शन के अक्रेंस, लाइक सोर्स डॉक्यूमेंट से क्या पता चलता है ट्रांजेक्शन का अक्रेंस, उससे वो अकाउंटिंग एंट्री में कैसे पहुंचा और अकाउंटिंग एंट्री से वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे पहुंचा, इसका सबूत क्या कहलाता है? ऑडिट ट्रेल कहलाता है, ठीक है। आओ, इट इज यूज्ड एज ए ऑडिट एविडेंस टू एस्टैब्लिश ऑथेंटिसिटी और इंटीग्रिटी ऑफ ट्रांजैक्शन। इसके बेसिस पर हमें डॉक्यूमेंट की या ट्रांजैक्शन की इंटीग्रिटी और ऑथेंटिकेशन का पता चलता है। हाँ, करेक्ट। अगर किसी डॉक्यूमेंट का, किसी ट्रांजैक्शन का डॉक्यूमेंट ट्रेल नहीं है, इसका सीधा मतलब पहली बार में यही होता है कि वो ट्रांजैक्शन ऑथेंटिक नहीं है। लेकिन हमेशा नहीं, कुछ ट्रांजैक्शन का डॉक्यूमेंट ट्रेल नहीं भी होता यार, जैसे प्रोविजंस, उनका नहीं भी होता। तो हमेशा ये कंक्लूड नहीं करना है कि अगर डॉक्यूमेंट ट्रेल अवेलेबल नहीं है या ऑडिट ट्रेल अवेलेबल नहीं है तो ट्रांजैक्शन ऑथेंटिक नहीं है। कुछ केसेस में ऑथेंटिक हो सकता है, ये डिपेंड करता है। बट प्राइमा फेसी तो देखो एक बार में यही आएगा ना कि अगर किसी डॉक्यूमेंट का, ट्रांजैक्शन का डॉक्यूमेंट ट्रेल नहीं, इट इज नॉट ऑथेंटिक। तो ट्रांजैक्शन की ऑथेंटिसिटी एंड रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए ये हमें यूज करना होता है। इट ट्रेल्स हेल्प्स इन मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ सिस्टम एंड यूजर एक्टिविटी। अब यहां से आपको बकवास पढ़ाएंगे हम, प्योर बकवास। अभी तक भी बकवास ही था, बट अब हम आपको प्योर बकवास पढ़ाएंगे, मतलब मसाला एकदम घटिया वाला, ठीक है। ऑडिट ट्रेल हेल्प्स मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ सिस्टम एंड यूजर एक्टिविटी। ट्रेल से हम लोग ट्रांजैक्शन के यूजर की एक्टिविटी का पूरा रिकॉर्ड रखते हैं। फॉर एग्जांपल, इन बैंक्स देयर इज अ ऑडिट ट्रेल कीपिंग ट्रैक ऑफ लॉग ऑन एक्टिविटी, डिटेलिंग रिकॉर्ड ऑफ लॉग ऑन अटेम्प्ट्स टू द डिवाइस। हम, ये बैंक में नहीं होता, पूरी दुनिया में होता है बेटा, आपके घर के कंप्यूटर में भी होता है। उसको हम बोलते हैं हिस्ट्री, ठीक है ना। जैसे इंटरनेट हिस्ट्री होती है, ऐसे आपके कंप्यूटर के अंदर एक हिस्ट्री होती है, ठीक है। कभी आप अपने कंप्यूटर के सर्च विंडो में जाके परसेंटेज, टेम्प परसेंटेज टाइप कीजिएगा, एंटर करिएगा, सामने एक फोल्डर खुलेगा, उस फोल्डर में बहुत सारी फाइलें होंगी, ठीक है। वो सारी फाइलें यूज की जाती है ये सर्च करने के लिए कि आपने अभी तक कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करी है। दोबारा बताता हूं, नीचे सर्च विंडो आता है ना, वहां जाना, सर्च, उसमें परसेंटेज, टेम्प, TEMP, टेम्प, अगेन परसेंटेज, फिर एंटर मार देना। एक फोल्डर ओपन होगा, उस फोल्डर में वो सारे फोल्डर्स होंगे, फाइलें होंगी जो तुमने लास्ट 365 डेज में देखे। किसी को भी अगर ये मालूम करना है कि तुमने कंप्यूटर में क्या क्या कांड करे, जस्ट सर्च दिस
ऑटोमेटिकली, इसलिए समय समय पर इसको डिलीट करते रहना, ठीक है जी। वो टेम्परेरी फाइल होती है, वो टेम्परेरी इसलिए क्योंकि आपने कोई काम करा, वो काम करने के बाद आपने फाइल बंद कर दी, वो टेम्परेरी बेसिस पर वहां सेव हो गई, ये दिखाने के लिए कि वो आपकी हिस्ट्री, वो डिलीट हो जाएंगी। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि लास्ट आपने कौन कौन सी फाइलें एक्सेस करी है या आपने क्या क्या काम करा है, राइट। तो किसी के लिए मालूम करना आसान है, तो सब में होता है। ये कौन सी बड़ी चीज है, किसने कंप्यूटर के सिस्टम में कितनी बार लॉगिन करा, कब लॉगिन करा, राइट, ये सब होता है। तुम्हारे कंप्यूटर में भी है, तुम्हारे लैपटॉप में भी है, तुम्हें पता नहीं होता, राइट। वरना देखो ना, कभी कोई आतंकवादी होता है या कोई ऐसा व्यक्ति होता है, उसको पकड़ लेते हैं ना, सबसे पहले क्या करते हैं, उसका मोबाइल और कंप्यूटर लेते हैं, उससे क्या पता चलता है इसने अब तक क्या काम करा। तो ये नॉर्मल चीज है। इट इज अ स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड ऑफ अकाउंटिंग, ट्रेड डिटेल्स और अदर फाइनेंशियल डेटा दैट कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम द सोर्स। आप इससे इजीली सारे ट्रांजैक्शन के सोर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इट इज यूज्ड टू वेरीफाई एंड ट्रैक मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। Audit trail acts as a record keeper that document evidence of certain events, procedures and operations, and because of their purpose is to reduce fraud, material errors and authorized unauthorized use. I think आपको वैसे ही समझ में आ रहा होगा, मुझे समझाने की कोई बात है नहीं लग रही इसमें। आपको ऑडिट ट्रेल से ये पता चल जाएगा कि किसी भी ट्रांजेक्शन में कौन कौन से इवेंट हुए, कौन से प्रोसीजर हमने परफॉर्म करे, कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करे। सो वी कैन फाइंड आउट द फ्रॉड्स, वी कैन रिड्यूस द फ्रॉड, वी कैन रिड्यूस द मटेरियल एरर्स, अनऑथराइज्ड यूज। लोगों को एक बार बस ये बता दो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कि हमें पता है तुम्हारा ट्रांजैक्शन, जैसे टैली में होता है, जितनी बार टैली में कोई भी एंट्री को आप छेड़ेंगे उतनी बार छेड़ने वाले का नाम आ जाएगा। क्यों? लॉगिन तो करना पड़ेगा ना टैली में। सो द मोमेंट यू लॉग्ड इन इनटू द टैली, आपने जैसे कोई एंट्री वन आपने ओपन करी और हल्का सा भी एडिट कराना, तुम्हारा नाम आ जाएगा नीचे, ठीक है। जिसने एंट्री करी उसका नाम, फिर तुमने एडिट करी तुम्हारा नाम। इससे ये पता चलता है लास्ट इस एंट्री को किसने छेड़ा था। इजी। तो अभी क्या ना, हर आदमी को ये पता है कि यार साला नाम आ जाएगा नीचे, तो वो उस एंट्री को छेड़ने में डरेगा, मॉडिफाई करने में डरेगा। क्या होगा इससे? रिड्यूस फ्रॉड एंड मटेरियल एरर्स। Audit trail helps to enhance internal controls and data security. It helps in fixing the responsibility, rebuilding events and in thorough analysis of problem areas. आपको आसानी से ये पता चल पाता है कि हमारे किसने क्या काम करा, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना आसान है। इवेंट को बिल्डअप कर सकते हो, मतलब जैसे आपको ट्रांजैक्शन के बारे में मालूम करना हो तो पूरा इवेंट आप बिल्डअप कर सकते हो। कब ट्रांजैक्शन हुआ होगा, क्या डॉक्यूमेंट था, क्या किसने एंट्री करी, कब हुई, लेजर कब बना, ट्रायल बैलेंस कब बना, दैट ऑल कैन बी बिल्टअप, ठीक है। These can be done used to rebuild events upon occurring of problem. Audit trail analysis can specify reasons of problem. It also helps in ensuring operations of system as intended. However, audit trails involves cost. हाँ, तो खर्चा तो होगा ना बेटा। अब इतना रिकॉर्ड कंप्यूटर में, लैपटॉप में तुमको पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना है, खर्चा तो रहेगा। उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर डलेगा, उसके लिए आईटी वालों की हेल्प लेनी पड़ेगी। हाँ, तो करना ही पड़ता है वो, तो कैसे होगा ऑडिट ट्रेल बना, राइट। The cost is not only in terms of system expenditures but also in terms of time involved, analyzing data made available. पैसे तो खर्च होंगे, टाइम बहुत सारा लगेगा क्योंकि डेटा वगैरह एनालाइज करना पड़ेगा। However, use of automated tools can made it analyze large volume of data thrown up by the audit trails. For example, अब चैट जीपीटी में जाके आप टाइप कीजिए एक सिंपल सा कमांड, मुझे मेरे कंप्यूटर का हिस्ट्री चाहिए, प्लीज सर्च हिस्ट्री ऑफ माई कंप्यूटर इमीडिएटली। वो आपको आपके कंप्यूटर का हिस्ट्री निकाल कर दे देगा। ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, मतलब 0 रुपये में काम हो जाएगा। बस थोड़ा सा 1199 रुपये खर्च करने चैट जीपीटी का पेड वर्जन लेने के लिए, तो ये काम आसानी से हो जाएगा आपका, ठीक है। इतना ही खर्चा करना पड़ता है आजकल, तो वरना किसी कंप्यूटर इंजीनियर को बैठाना पड़ेगा, वो जो भी डेटा वेटा उसमें से निकालेगा वो। सिस्टम विच हैव अ फीचर ऑफ ऑडिट ट्रेल इंस्पायर्स कॉन्फिडेंस इन ऑडिटर्स। हाँ, हमारे काम की चीज़ यहाँ से, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर सिस्टम में, इंफॉर्मेशन सिस्टम में ऑडिट ट्रेल है, हमें थोड़ा भरोसा होता है, क्योंकि देखो ऑडिट ट्रेल है तो इसका मतलब डॉक्यूमेंट का पूरा रिकॉर्ड होगा, ट्रांजैक्शन का पूरा रिकॉर्ड होगा। जहां पूरा रिकॉर्ड होगा वहां मैनिपुलेशन करना आसान नहीं होता। एम्प्लॉयज के लिए मैनिपुलेशन करना आसान नहीं होता, तो फ्रॉड एंड एरर के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो हमारा थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है कि यार इस एंटिटी में शायद फ्रॉड एंड एरर ज्यादा नहीं रहे होंगे, ठीक है। ऑडिटर्स वेरीफाइंग वेदर कंट्रोल्स डिवाइस्ड बाय मैनेजमेंट वर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली और नॉट। इट एड्स द वेरिफिकेशन वेदर a transaction was indeed performed by a person authorized to do it or not. हमें ये मालूम चलेगा कि ट्रांजैक्शन उसी बंदे ने परफॉर्म करा है जिस बंदे ने ये ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने के लिए जो ऑथराइज्ड है। Since audit trail also enhance data security, it can be used by auditor while performing audit procedure, thus increasing reliability of audit evidence. आप जो audit evidence कलेक्ट करेंगे उसकी reliability improve होगी।
अब सर हम ये याद कैसे करें? आपको कुछ नहीं करना, मैं ही आपको एक पैरा बनाकर भेजूंगा, ठीक है, छोटा सा, उतना जितना कि 5 नंबर में आपको लिखना है। सिर्फ उस पैरा को पढ़ना, ये पूरा मत पढ़ना, ठीक है? आपको ये सारा पढ़ने की नीड नहीं है, कुछ भी छाटा छूटी कुछ नहीं करना है आपको। मैं ही आपको एक पैरा बना के भेजूंगा, 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए उतना ही लिख कर आना है, उसको याद कर लेना बस आप, ठीक है? कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, छोटा सा ही है। आज हम लोग यहीं रुकते हैं।